एक चैप्टर और है डेप्रीसिएशन एंड अदर रिबेट्स। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इनकम टैक्स में डेप्रीसिएशन का सही कैलकुलेशन करना। मैं जब छोटा था तो मैं सोचता था कि बिज़नेस में खर्चे ज़्यादा दिखाए जा सकते हैं डेप्रीसिएशन को बढ़ाकर। मतलब मेरे को लगता था ट्रिक ये है कि भाई अगर इनकम को कम करना है, इनकम टैक्स बचाना है तो खर्चे बढ़ाओ। और खर्चों में डेप्रीसिएशन तो ऐसी बात है जो घर की बात है, 10% लगाओ या 20% लगाओ या 30%, तो अपन मन मर्जी डेप्रीसिएशन लगा देंगे और मन मर्जी टैक्स की छूट ले लेंगे। ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स में पहले से ही फिक्स है कि किस असेट पे कितना डेप्रीसिएशन लगेगा। तो एक बात तो ये दिमाग में रखो, पहले से प्री फिक्स रेट होती हैं। सेक्शन 32 इस बारे में साफ बताता है कि किस असेट्स पे कितना डेप्रीसिएशन लगेगा। अब इससे जुड़ी हुई मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे तो डेफिनेट थोड़ा तो समझेंगे। नहीं सुनने से, थोड़ा सुनने से कुछ तो समझ में आता ही है, ये तो आप मानिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, हास शब्द से आप क्या समझते हैं? 11th क्लास से ही आप जानते हैं कि किसी चीज़ को जब अपन यूज़ करते हैं, उस चीज़ में जब टूट फूट होती है, उस चीज़ का जब समय समाप्त होने लगता है, उसकी लाइफ थोड़ी थोड़ी पूरी होने लगती है, तो जो नुकसान हमें होता है उसे हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। आसान शब्द है ये, तो आप वैसे ही लिख देते हैं। किसी संपत्ति के प्रयोग के कारण इसके मूल्य में होने वाली कमी को हास कहा जाता है। डेप्रीसिएशन मीन्स अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट थ्रू वियर एंड टियर। जैसे जैसे आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करोगे, उसकी लाइफ पूरी होने लगेगी तो उसके मूल्य में कमी आएगी। मूल्य की ये जो कमी हम नोटिस करते हैं ना, उसे अपन बोलते हैं मूल्यह्रास। तो पहली बॉल पे तो मार दिया तुमने चौका। चलिए, हास छूट स्वीकृत करने की आधारभूत शर्तें लिखिए। देखिए, अगर एक व्यापारी जो बिज़नेस करता है वो जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है उसमें टू डेप्रीसिएशन दिखाना चाहता है, तो ये ज़रूरी है कि वो असेट का स्वामी हो। स्वामी ना भी हो तो असेट्स उसके अधिकार में हो। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, उस चीज़ का व्यापार में इस्तेमाल हुआ हो। मतलब फॉर क्लेमिंग डेप्रीसिएशन देयर शुड बी अ बिजनेस असेट्स एंड दैट असेट शुड बी यूज्ड फॉर बिजनेस। ओके, देखते हैं अब इसका आंसर। कहता है कि डेप्रीसिएशन अगर आपको क्लेम करना है ना, आपको P&L में अगर डेप्रीसिएशन लिखना है तो आप उस असेट्स के फुल्ली या पार्शली ओनर होने चाहिए। यानी वो असेट्स आपकी ओनरशिप में होनी चाहिए। मैं इसको यूँ समझाता हूँ, अगर आपने कार किराए पे ली है, कार आपकी खुद की नहीं है, कार किराए पे ली है, तो तुम उसका डेप्रीसिएशन अपने बिजनेस में नहीं लिख सकते। आपको कार का ओनर या जॉइंट ओनर होना पड़ेगा। अगर ओनर नहीं भी हो, किस्तों में भी ली हो, आंशिक स्वामी ही बने हो, तो भी आप उसे दिखा सकते हो, लेकिन आपको उसका ओनर होना पड़ेगा। सेकंड है, केवल आपके पास कार है और वो कार आपके घर के बाहर खड़ी है तो आप उसे P&L में क्लेम नहीं कर सकते। आपको ये साबित करना पड़ेगा या ये साबित हो जाना चाहिए कि उस कार का इस्तेमाल आप बिज़नेस के लिए करते हैं। और तीसरी बात है, उस कार का आपने एक्चुअली यूज़ किया हो, चाहे एक्टिव यूज़ हो चाहे पैसिव यूज़ हो। कि सर एक्टिव यूज़ क्या? कोई चीज़ है उसे तुम काम में ले रहे हो तो वो एक्टिव यूज़ है। कोई चीज़ है जो हम यूज़ करने के लिए रखते हैं पर यूज़ करने की नौबत ही नहीं आई तो उसे पैसिव यूज़ बोलते हैं। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होता है। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? जैसे अपन आग लग जाए तो आग बुझाने के लिए रखते हैं। अब आग लगी नहीं, भगवान की दया रही, आग लगी नहीं तो वो पड़ा का पड़ा ही रहा, तो वो उसका पैसिव यूज़ है, तो भी आप डेप्रीसिएशन ले सकते हो। ठीक है, चलिए और सुन लेते हैं। किन्हीं दो अमूर्त संपत्तियों के नाम लिखिए जिन पे हास की छूट स्वीकृत की जाती है। तो ये भी अगेन फुल टॉस बॉल है, मारो चौका। ऐसी असेट्स बताइए। अब क्या होता है, बच्चा थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है तो भावनाओं में बह जाता है, वो लिख देगा सर गुडविल। तो गुडविल नहीं है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में है ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, नो हाउ। ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे आप डेप्रीसिएशन ले सकते हैं और 25% डेप्रीसिएशन ले सकते हैं। हर चीज़ का फिक्स रेट है। पॉपुलर रेट है फर्नीचर 10%, पॉपुलर रेट है प्लांट 15%, इंटेंजिबल असेट्स ना दिखाई देने वाली असेट्स पे रेट है 25%। आंसर आ रहा है जो आप लिखेंगे। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट खींच के इसको याद करें। अमूर्त संपत्तियों
जैसे तकनीकी ज्ञान, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, इस प्रकार के व्यापारिक अधिकार, इन सब पे आप डेप्रिसिएशन ले सकते हैं और 25% डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, किन्हीं ऐसी दो संपत्तियों के नाम लिखिए जिन पर डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर सकते। यानी वो आप मतलब एग्जाम्पल बताना है कि बैलेंस शीट में असेट तो है लेकिन उस पर आप डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते। तो बहुत सिंपल है, बैलेंस शीट में जैसे लैंड होता है, ज़मीन, उस पर आप नहीं ले सकते। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट होता है, उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। असेट साइड में लाइव स्टॉक होता है, लाइव स्टॉक, पशुधन, उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। इसी तरह के करंट एसेट्स होते हैं जैसे डेटर BR, उन पे आप डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते। इसके अलावा जैसे बिल्डिंग हुआ, प्लांट हुआ, फर्नीचर हुआ, कार हुआ, कंप्यूटर हुआ, इन पे डेप्रिसिएशन ले भी सकते हैं। तो पहले हिस्से में मैंने बताया कि किन पे आप नहीं ले सकते, तो ये बताता है। अब और सुनिए इसकी बात, कहता है इन्वेस्टमेंट, गुडविल, लाइव स्टॉक, इनके संबंध में आपको डेप्रिसिएशन की छूट नहीं मिलती। इसी तरह जो लैंड होता है उस पर भी डेप्रिसिएशन छूट नहीं मिलती। इसका रीज़न ये बोलता है क्योंकि भूमि के मूल्य में कमी नहीं आती, भूमि के मूल्य में ह्रास नहीं होता, इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं लगता। वैसे एक रीज़न ये भी होता है कि जो भूमि होती है उसकी लाइफ जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। बाकी सब चीज़ों की एक लाइफ होती है, 5 साल, 10 साल, 50 साल। भूमि की कोई लाइफ नहीं होती, इनफाइनाइट लाइफ होती है, इसलिए भी उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या गत वर्ष में विदेश से क्रय की गई मोटर कार पर करदाता ह्रास की छूट प्राप्त कर सकता है, यदि हाँ तो कितनी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि अगर आप कार खरीदते हो देसी मतलब ये जो इंडिया में बनी, इंडिया से खरीदी, तो उस पर 15% डेप्रिसिएशन होता है। क्वेश्चन ये है कि अगर कार इम्पोर्टेड हो, विदेश से बनी हुई हो, फॉरेन मेक हो, तो उस पर डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, उस पर भी 15% है। और टैक्सी की तरह इस्तेमाल करोगे तो 30% है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। देसी विदेशी जैसी कार हो आप तो यूज़ करो और उसका डेप्रिसिएशन अपने P&L में दिखाओ। ठीक है, 180 दिन का नियम पता ही है, 180 डेज़ या उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो 15%, और अगर आपने उस असेट को ख़रीदा और 180 डेज़ से कम यूज़ किया तो 15 का आधा हो जाएगा, 7.5%। ठीक है, चलिए आंसर सुनते हैं। आंसर कहता है बेटा ये कि 1 अप्रैल 2001 के बाद, यानी पहले हो सकता है पुराने नियम हो और अलग हो, छोड़ो पुरानी बातें, 1 अप्रैल 2001 से विदेश में बनी इंपोर्टेड कार पे भी उसी प्रकार छूट दी जाती है जैसे भारत में बनी हुई कार के संबंध में दी जाती है, और ये है 15%। चलिए जी, आगे अगला क्वेश्चन है कि आपके पास फर्नीचर का 1 अप्रैल 2018 को अप्लिकेट मूल्य 22,000 था, यानी जब आपका वर्ष शुरू हुआ, मैं फिर बता दूं आपको इस वीडियो में फिर से, अभी रियल लाइफ में चल रहा है 2021। जब तुम्हारा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर चल रहा था तब वर्ष था 19-20। 19-20 में जब बच्चा आता है तो उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका संबंध होता है फाइनेंशियल ईयर 18-19 से। फाइनेंशियल ईयर को प्रीवियस ईयर 18-19 भी आप कह सकते हैं। 18-19 में फर्स्ट डे होता है 1 अप्रैल 2018। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को आपके पास फर्नीचर था। 21 मार्च 2019 यानी वर्ष समाप्त होने से पहले 10 दिन पहले आपने सारा फर्नीचर बेच दिया। अब ये बोल रहा है कि आप डेप्रिसिएशन निकालो। तो भाई जब तूने सारा फर्नीचर बेच ही दिया तो फिर देखो डेप्रिसिएशन क्यों मिलेगा। आप वैसे अगर दिमाग लगाओ तो आप बोलोगे कि सर मैंने 11 महीने 21 दिन फर्नीचर का इस्तेमाल किया तो मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा। वैसे भाई तू सही कह रहा है, अकाउंट्स के हिसाब से सही कह रहा है, लेकिन मेरी बात सुन, इनकम टैक्स में अगर लास्ट डे तक असेट नहीं है, अगर आपने लास्ट डे से पहले असेट को या उसके ब्लॉक को सल्टा दिया, निपटा दिया, तो फिर तेरे को डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब सीधी बात सुन, 22,000 की चीज़ को तूने 18,000 में बेचा, तेरे को 4,000 का नुकसान हुआ। ये नुकसान कैपिटल गेन में जाएगा। कैपिटल गेन में चैप्टर में एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये मैटर जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन -4,000। अभी के लिए 2 समाचार, डेप्रिसिएशन हमें नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा अंडर सेक्शन 32 एंड दिस मैटर विल बी कवर्ड अंडर द STCG हेड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हेड -4,000। आंसर देख लेता हूँ, नील मतलब फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन मिलेगा नील। सिंस ऑल असेट्स हैज़ बीन सोल्ड देयर इज़ नो ब्लॉक इन एग्जिस्टेंस ऑन विच डेप्रिसिएशन कैन बी अलाउड। कहता है सारी संपत्ति हमने बेच दी
अब कोई ब्लॉक अस्तित्व में नहीं है जिस पे डेप्रिसिएशन लिया जाए। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो तेरा कवर्ड होगा कैपिटल गेन में। कैसे कवर होगा वो आप जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक करदाता ने 2,80,000 रुपये में गत वर्ष 18-19 में एक पेटेंट 10 नवंबर को खरीदा। तो खरीदने की तारीख हुई 10 नवंबर 2018। आपने पेटेंट खरीदा कि सर पेटेंट कैसे खरीदते हैं, यूँ समझ कि किसी ने कोई आविष्कार किया, तुझे पता चला और तेरे को लगा यार ये गजब का आविष्कार है, ये चीज़ तो मेरे को बनानी चाहिए। तो तूने उस वैज्ञानिक को पकड़ा, उस वैज्ञानिक को तूने 2,80,000 रुपये दिए और उससे पेटेंट राइट परचेज़ कर लिए। उसने कोई आविष्कार किया, तूने वो नुस्खा, वो ताबीज़, वो जो ज्ञान था वो ख़रीद लिया, पेटेंट राइट खरीद लिए 2,80,000 रुपये में। अब पहली बात तो क्या है कि क्या हम इसे P&L में दिखा सकते हैं? तो जवाब है नहीं। आपने जो पेटेंट पे पैसा खर्च किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आप उसे P&L के DR में तो नहीं दिखा सकते। हाँ, आप उसका डेप्रिसिएशन दिखा सकते हो और डेप्रिसिएशन दिखा सकते हो 25%। पुनः अगर आप नवंबर से गिनती शुरू करोगे तो नवंबर के 20 दिन, 20 या 21 दिन गिन लेना आप। 10 नवंबर को जोड़ते हुए आप गिनोगे तो नवंबर में 21 दिन बनेंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये करीबन आपके 140-42 दिन बनेंगे। कुल मिला के 180 डेज से कम। अगर आप असेट को 180 डेज से कम खरीदोगे तो आपका 25 का रेट हो जाएगा हाफ। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन में 2 ही सिस्टम चलते हैं, फुल और हाफ। फुल प्लेट मंगाओ या हाफ प्लेट मंगाओ। हाँ, अबे रेस्टोरेंट में कभी खाना तो खाया होगा, फुल प्लेट या हाफ प्लेट। तो हाफ प्लेट मंगा लो। तो आपको करना है 2,80,000 का 12.5%। ये सर ऐसे मत पढ़ाया करो, आप वीडियो में पढ़ा रहे हो, थोड़ा अच्छे लेवल से पढ़ाओ। Depreciation rate on intangible assets at the rate 25% since asset has been used for less than 180 days. So half rate 12.5% will be applied. 2,80,000 का 12.5% मेरे चेहरे के अंदर छुपा हुआ है, वो आप देख लेना। चलो और नेक्स्ट है, What will be the actual cost of a plant purchased on hire purchase? देख पहले तो हायर परचेज समझ ले। समझ, एक होती है गाड़ी, ट्रक। वो ट्रक अगर तू कैश में ख़रीदता तो तेरे को मिलता 9 लाख में, और तूने कहा मैं तो कैश 9 लाख किसके पास पड़े हैं, मैं तो EMI दूंगा। वो ट्रक तेरे को पड़ गया 12 लाख का। 9 लाख की चीज़ ब्याज धीरे धीरे करके, तो टोटल मतलब तूने 9 लाख की जगह 12 लाख चुका है। अब क्वेश्चन ये होता है कि इंसान डेप्रिसिएशन 9 लाख पे लगाएगा या 12 लाख पे, तो आंसर है 9 लाख पे। 2 प्राइस समझ ले, जो कैश का प्राइस होता है उसको बोलते हैं कैश प्राइस, और जो EMI समेत प्राइस होता है उसको बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। यानी कैश प्राइस और ब्याज को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। तो डेप्रिसिएशन हमेशा कैश प्राइस पे काउंट होता है। अगर ट्रक पे मान लेते हैं 15% की रेट है, तो वो जो 15% लगेगा वो 9 लाख पे लगेगा। व्यापारी को बार बार लगेगा, दुकानदार को बार बार लगेगा कि सर मैंने तो 12 लाख दिए। 12 लाख तूने दिए होंगे लेकिन वो ब्याज के हैं, ब्याज तो अलग दिखा लेना। ब्याज भी आप P&L में DR कर सकते हो, वो अलग करना। लेकिन जो डेप्रिसिएशन तो लगाएगा बेटा वो 9 लाख पे लगाएगा। 9 लाख का 15% होता है जनरली, अगर एसेट्स बिजनेस में काम आती है तो आंसर कहता है किराया क्रय अनुबंध के अंतर्गत खरीदी गई संपत्ति की वास्तविक लागत इसका नकद मूल्य माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हो गया क्वेश्चन, अगला है संतुलित प्रभार से आप क्या समझते हैं? थोड़ा कुछ मुश्किल क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंसिंग चार्ज? देखिए इसमें मैंने आपको ना आंकड़ों के थ्रू समझाता हूँ। सपोज़ आपने कोई चीज़, अभी एग्जांपल में भी आएगा नीचे, आपने कोई चीज़ 80,000 में ख़रीदी तो उसको बोलते हैं कॉस्ट वैल्यू। फिर आपने 20,000 रुपये तक उसे यूज़ कर लिया, तो उसके बाद उसकी वैल्यू बच गई 60,000। ठीक है, 60,000 बच गई। अब तुमने वो 60,000 की चीज़ को 65,000 में बेच दिया, तो आपने 5,000 कमाया। ये जो 5,000 कमाई होती है ना, इसे बैलेंसिंग चार्ज कहा जाता है। इस टर्म का इस्तेमाल कहाँ होता है? जो भी पावर कंपनीज़ होती हैं ना, जो बिजली बनाती हैं, पावर सप्लाई कंपनीज़, वो इस 60 की चीज़ को जब 65 में बेचेंगे ना, तो इस 5,000 को कहेंगे बैलेंसिंग चार्ज। ठीक है, सपोज़ करो अगर ये 60,000 की चीज़ आपने 85,000 में बेची होती, 85,000 में, तो आपने 25,000 कमाया। लेकिन तब इस 25,000 को बैलेंसिंग चार्ज नहीं बोलते, तब केवल 20,000 को ही बैलेंसिंग चार्ज बोलते हैं। कि सर समझ नहीं आया। देख, मुनाफा जो होता है ना, मुनाफा,
मुनाफा डेप्रिसिएशन की हद तक बैलेंसिंग चार्ज कहलाता है। मुनाफा जो होता है वो लगाए गए डेप्रिसिएशन की हद तक बैलेंसिंग चार्ज होता है। ठीक है, अभी तू उसका थ्योरी देख ले, इसका कैसे आंसर तू लिखेगा। तो बेटा जी इसका आंसर है कि किसी संपत्ति के संबंध में देय राशि तथा अवशिष्ट मूल्य का योग संपत्ति की अपलिखित मूल्य से अधिक हो तो इस आधिक्य को वास्तविक लागत और अपलिखित मूल्य के अंतर तक की राशि को संतुलित चार्ज कहते हैं। तो बहुत ही घुमावदार आंसर है, तू यूँ समझ, टुकड़ों टुकड़ों में कोई चीज़ है, उसकी जो WDV है, रिटन डाउन वैल्यू, वो है 60,000। किसी चीज़ की WDV है 60,000। ठीक है साहब, अब समझ कि उसको अगर अपन बेचेंगे ना तो अपने को समहाउ 65,000 मिलने वाले हैं उस चीज़ के, और उसकी स्क्रैप वैल्यू के अपने को 65,000 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो 5,000 का जो गैप अपन ने कमाया ना, उससे अपन बोलेंगे बैलेंसिंग चार्ज। ठीक है, तो बहुत मैं अच्छा नहीं समझाया, बट बताया जो था मैंने सही बताया आपको। इफ़ एनी अमाउंट पेबल एंड इट स्क्रैप वैल्यू एक्सीड्स WDV। अच्छा चलो इसका दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज़ आपकी पावर सप्लाई कंपनी है, वापस वही फिगर्स दूंगा। पावर सप्लाई कंपनी है, आपकी एक मशीन थी जो 80,000 की थी और वो अब 60,000 पे आ गई है। आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन वो 60,000 पे आ गई है। ठीक है, अब उस मशीन में लग गई आग लग गई, तो बीमा कंपनी ने कहा हम आपको 50,000 रुपये देंगे, 50,000 देंगे, और 15,000 रुपये अपने को लगता है कि इसे अपन अगर भंगार के भाव बेचेंगे, इसे स्क्रैप के भाव बेचेंगे तो भी 15 मिल जाएंगे। अब आप समझो, 50,000 मिल रहे हैं बीमा कंपनी से, अब 15,000 मिल रहे हैं स्क्रैप से, तो 50 और 15 कितने मिल रहे हैं? 65। चीज़ कितने की थी? 60 की, तो 60 की चीज़ के कितने मिल रहे हैं? 65। तो ये 5,000 का क्या है? प्रॉफिट। ये 5,000 का प्रॉफिट ही बैलेंसिंग चार्ज है। ये 5,000 का प्रॉफिट ही बैलेंसिंग चार्ज है। अब इसको तुम फॉर्मूले की शेप देना चाहो तो कैसे दोगे? क्लेम मनी रिसीव्ड प्लस स्क्रैप वैल्यू, ये आ गया ब्रैकेट में, माइनस WDV। ये जो गैप हो गया वो हो गया बैलेंसिंग चार्ज। लेकिन बैलेंसिंग चार्ज जो होता है वो लगाए गए डेप्रिसिएशन से ज़्यादा नहीं होता। बस बहुत है, इससे झेल नहीं पाएगा, तेरा माथा फट जाएगा, रहने दे। अगला क्वेश्चन है, एक करदाता की निम्नलिखित सूचना से असेसमेंट या 19-20 के लिए स्वीकृत हास की गणना कीजिए। यहाँ से ही लिखा है, ऊपर इंग्लिश में थोड़ा गलत लिखा हुआ है। तो बात यह है कि आपने 1998 में, यानी 1 अप्रैल 1999 से भी पहले, बहुत ज़माने पहले आपने एक पेटेंट खरीदा था, उसको तो आप भूल जाओ। इसके अलावा आपने 1 दिसंबर 2017 को पेटेंट खरीदा और एक आपने 8 अक्टूबर 2018 को पेटेंट खरीदा। आप बोर होंगे, लेकिन मैं फिर कहूँगा, अभी जो वर्ष चल रहा है वो है 2021। जब तुम ग्रेजुएशन में थे तो वर्ष था 19-20। 19-20 से जो संबंधित फाइनेंशियल ईयर है वो है 18-19। तो देख, एक तो तूने जो पेटेंट खरीदा ना 8 अक्टूबर 2018 को, वो तो तूने खरीदा है 18-19 में, और एक पेटेंट तूने 18-19 से पहले खरीदा है 17-18 में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन 17-18 वाले से शुरू करेंगे और 17-18 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कि सर नहीं समझ आता। सबसे पहले 17-18 के प्लांट पेटेंट से शुरू करेंगे और 17-18 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। नॉर्मली होता है 25%, पर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के हिसाब से आपका बनेगा 12.5%। वो डेप्रिसिएशन लगाएंगे और फिर ये जो आपने 8 अक्टूबर 2018 को ख़रीदा, उस पर दिन काउंट करेंगे। उस पर भी आपके 180 दिन पूरे नहीं होंगे, तो उस पर भी आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे 12.5%। इसका पूरे का सॉल्यूशन देख लीजिए। सबसे पहले आपने जो 17-18 में 2 लाख वाला प्लांट पेटेंट खरीदा ना, उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, और 17-18 के लिए आप 12.5% लगाना। कि सर 12.5% क्यों? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने 180 दिन से कम होते हैं। फिर उसके बाद 1.75 वैल्यू आ जाएगी, और फिर आपने जो 1 लाख का ख़रीदा है उसे जोड़ देना। 1.75 और 1 लाख कितना होगा? 2.75। अब 2.75 पे तो बेटा डेप्रिसिएशन कैसे लगाएगा? वो जो 1.75 है उस पर तो लगाएगा पूरे साल का, और ये जो 1 लाख का नया प्लांट पेटेंट है उस पर लगाएगा तो आधे साल का। तो टफ क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और अब वो मैं आपको बोर्ड पे कराए बगैर थ्योरी में समझा रहा हूँ, तो सच में समझना मुश्किल होता है, पर फिर भी जितना आप समझ पाएँ। ठीक है बेटा, ओके, समय कम है, जितना समझ पाएँ। नेक्स्ट है, अतिरिक्त हास की कटौती किस दर से मिलती है और किन पर अतिरिक्त हास की छूट नहीं मिलती है? तो मोटा नियम समझ कि अगर आपके पास प्लांट है
प्लांट है तो उस पर 15% रेट होती है। अगर आप नया प्लांट खरीदते हो ना तो आपको 15% के अलावा 20% की एडिशनल डिडक्शन मिलती है। यानी जब ये प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए होता है, गवर्नमेंट आपको कहती है कि अगर आप नया प्लांट खरीदोगे तो 15% की नॉर्मल डिडक्शन के अलावा हम आपको 20% की एक्स्ट्रा डिडक्शन देंगे। लेकिन किंतु परंतु ये है कि अगर आप सेकंड हैंड प्लांट खरीदेंगे तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर आप कार खरीदेंगे तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर आप ऑफिस में काम आने वाला इक्विपमेंट खरीदेंगे तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर कोई चीज़ पहले ही 100% कैटेगरी में आती है तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। चलो नियम सुनते हैं कि 20% बेसिकली मशीन या प्लांट पे मिलता है। लेकिन अगर आप कोई समुद्री जहाज़ या वायुयान खरीदोगे, ठीक है, कोई समुद्र में चलने वाला शिप या वायुयान खरीदोगे तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ऐसी मशीन या प्लांट जो करदाता द्वारा स्थापित किए जाने से पहले ही भारत में या भारत के बाहर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाई गई हो। कहने का मतलब है अगर आपने सेकंड हैंड चीज़ को ख़रीदा, सेकंड हैंड चीज़ को चाहे आप इंडिया में ख़रीदो चाहे बाहर से ख़रीदो, उस पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ऑफिस प्रमाइसेस में यानी ऑफिस में काम आने वाली असेट्स पे, जैसे ऑफिस में एसी लगवा दिया वो, या जो आपका रेजिडेंशियल मकान होता है जो आपके कर्मचारियों के रहने में काम आता है या आपके ग्राहकों के रहने में काम आता है, गेस्ट हाउस, उसमें के लिए कोई आप मशीन या प्लांट खरीदोगे उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इसी तरह से ऑफिस में काम आने वाली चीज़ें कंप्यूटर वगैरह पे या सड़क पर चलने वाली गाड़ियों पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इसी तरह कोई मशीन या प्लांट हो जिसकी पूरी लागत समझो, जिसका 100% डेप्रिसिएशन आप लगा सकते हो या जिसे पीएनएल के डीआर में आप लिख सकते हो, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% नहीं मिलेगा। चलिए यही बात सारी इंग्लिश में लिखी है, आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए धीरे से पॉज करके आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है कूलर निर्माण में लगी हुई एक कंपनी की स्थापित क्षमता 10,000 इकाइयाँ हैं। उसने 10 सितंबर 2017 को 40 लाख की नई मशीन खरीदी, परंतु उसे 15 दिसंबर 2018 से उपयोग में लिया। अब ये भी गज़ब क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी 17-18 में और उसका इस्तेमाल किया 18-19 में। अब क्वेश्चन ये है कि आपने 18-19 में उसका इस्तेमाल किया तो आप उस पर डेप्रिसिएशन ले सकते हो, और 15 दिसंबर से इस्तेमाल किया तो आपके महीने काउंट करोगे तो 3.5 महीने होंगे। 3.5 महीने काउंट होंगे तो आपको लगेगा मैं आधी रेट से डेप्रिसिएशन लूँगा, लेकिन इस मामले में आप पूरी रेट से डेप्रिसिएशन ले पाएंगे। चलिए देखते हैं। 4 लाख का 10%, अच्छा सॉरी, इसमें इन्होंने पूछा है अतिरिक्त हास की छूट की राशि ज्ञात कीजिए। तो अतिरिक्त हास की छूट वैसे होती है आपकी 20% होती है, और आपने इसे कहें कि 180 दिन से कम इस्तेमाल किया तो उन्होंने 20 का हाफ कर दिया 10%। ओके, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, मैं नहीं बताता इसका आंसर, आप अपने लेवल पे देख लीजिएगा। ये क्या आ गया, अच्छा ज्ञान की बात। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान और सफल लोगों को मिलता है। क्या बात है, ठीक है। कई बार अपन करते हैं यार हमें तो बड़े काम हैं, हम तो बड़े बिजी हैं, ये महान और सफल लोगों के तो अलग ही हिसाब किताब होता होगा। नहीं जी, अलग अलग हिसाब किताब तो नहीं होता, मिलते उनको भी 24 घंटे हैं, मिलता भी उनको भी वही जीवन है लगभग 60, 70, 80 साल का। वो कुछ कर जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। आप देख लो, आपको लाइन के इस तरफ होना है या लाइन के उस तरफ होना है। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत। अच्छा एक क्वेश्चन और आ रहा है, क्या बात है, ज्ञान की बात पहले ही आ गई। व्हाट इज़ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर फॉलोइंग टाइप ऑफ असेट्स। आप बताओ, रेट बताओ इनके ऊपर क्या लगेगी। तो जो एनर्जी कंजर्वेशन इक्विपमेंट है, पहले एक ज़माने में ऊर्जा बचाने वाले जो होते थे यंत्र, उन पे 100% भी होता था, आजकल 40% है। तो ऊर्जा बचाने वाले संयंत्र की रेट है 40%। कंटेनर जिनको पुनः भरा जा सके उसकी रेट 30 या 40 है। और रबर और प्लास्टिक के सामान में जो सांचे प्रयुक्त होते हैं, जो मोल्ड यूज़ होते हैं इन रबर एंड प्लास्टिक, उसमें 30% है। और जो स्पीड बोट होता है उसका रेट 20% है। स्पीड बोट का तो आप ट्रिक याद कर लो, कार चलती है धीरे उसकी रेट है 15%, स्पीड बोट चलती है तेज़ उसकी रेट है 20%, और हवाई जहाज़ चलता है उससे भी तेज़ तो उसकी रेट है 40%।
वैसे आपको हर असेट का रेट याद रखना है। मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, वीडियो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता तो मैंने अभी बता दिया। एक बार आप देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो जो एनर्जी बचाने वाले यंत्र हैं उनकी 40% है, जो कंटेनर रीफिलेबल हैं जिनको वापस से भरा जा सकता है उस पर 40% है, और जो रबर और प्लास्टिक वाले हैं उसमें 30% है, और जो स्पीड बोट चलती है मतलब 2 राज्यों के बीच में अगर पानी वाला रास्ता है ना, इनलैंड वाटर है, ठीक है, तो उस पर जो स्पीड बोट चलती है उसमें 20% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है उसका ओनर। चलिए, अरे यार एक और क्वेश्चन आ गया है। एक करदाता ने 20 जनवरी 2018 को 2 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदा तथा इस पर एक कारखाना भवन बनाना शुरू किया जो 5 जुलाई 2018 को बनकर तैयार हुआ। इस भवन के निर्माण पर 6 लाख रुपए खर्च हुए। इस भवन पे असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए कितना हाथ लगेगा यदि इसका उपयोग 8 नवंबर 2018 से शुरू हुआ हो? तो इसमें भी देखो ये है बात कि पहले आपने प्लॉट खरीदा 2 लाख का, फिर बिल्डिंग बनाई 6 लाख की, तो जो प्लॉट ऑफ लैंड है उस पे तो आप डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं, क्योंकि उसकी आपको सेपरेट कीमत पता है ना, तो उस प्लॉट ऑफ लैंड पे तो डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं। अब जो बिल्डिंग बनाई ना उस पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा 10%, ठीक है, 6 लाख का 10%। लेकिन आपका जो कमर्शियल यूज़ हुआ है वो हुआ है नवंबर से स्टार्ट, नवंबर 18 से। तो आप जब दिन गिनने बैठोगे ना मार्च 19 तक, तो आपके दिन पूरे होंगे नहीं। दिन पूरे होंगे नहीं ना तो आपको आधी रेट मिलेगी, ठीक है। तो इन्होंने आंसर दिया है 6 लाख का 5%। सिंस यूज फॉर लेस देन 180 डेज, डेप्रिसिएशन में 2-3 नियम आए। अगर आप नियम समझे तो प्लॉट पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बिल्डिंग पे 10% मिलता है, पर 180 दिन पूरे नहीं होने की वजह से आपको 5% का ही डेप्रिसिएशन मिलेगा। तारीखें फिर ध्यान रख लीजिएगा, अब आपको मैं बोर नहीं करूँगा। अभी 20-21 चल रहा है, ग्रेजुएशन के समय 19-20 चल रहा था, इसलिए जो संबंधित फाइनेंशियल ईयर है वो है 18-19। तो उन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो 18-19 में है। 5 जुलाई 2018 जो है वो 18-19 में आती है। और बिल्डिंग पे आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो। जनरली कमर्शियल बिल्डिंग पे 10% रेट होती है, उसका हाफ हो जाएगा 5%। और अब रहम करेंगे आपके ऊपर, ये लास्ट क्वेश्चन आता है। हवाई जहाज़ जो बहुत तेज़ गति से उड़ता है उस पर 40% की रेट होती है। जो वाटर प्योरीफिकेशन का इक्विपमेंट होता है उस पर 40% रेट हो गई है, पहले 100 थी, अब वाटर प्योरीफिकेशन पे 40% हो गई है। आटा मिल का जो प्लांट होता है उसकी रेट अभी हम देखेंगे। और जो रबर और प्लास्टिक के सामानों में प्रयुक्त सांचे हैं उसकी रेट 30% होती है। चलिए, तो 40-40-15, तो प्लांट है तो 15% है। ये कह रहा है अगर रोलर होते, आटा मिल के रोलर होते तो 40% होता, और आटा मिल का प्लांट है तो 15%, और जो मोल्ड है वो 30%। चलिए जी, बाय।